नमस्कार। कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि साहब परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है और ये एक बड़ी ही सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन जो है वो होते रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता और चेंज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। न जाने कितने परिवर्तन युगों से होते चले आ रहे हैं और हम मनुष्य जो है वो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। परिवर्तन हमारे सोच में, परिवर्तन हमारे खाने पीने में, हमारे रहने में और हमारी सोच में, उठने बैठने में, पढ़ने लिखने में न जाने कितने परिवर्तन हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि परिवर्तन अगर अच्छाई के लिए हो तो वाकई में बहुत ही अप्रिशिएबल होता है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन परिवर्तन अगर कोई बुराई पैदा कर रहा है तो वहां पर सोचने की जरूरत है। आज एक ऐसा माहौल चल रहा है कि साहब कॉलेज और स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स कॉलेज की दहलीज पर बिल्कुल चढ़ने के लिए तैयार हैं और एक बड़े सपने उन्होंने बुने हुए हैं कि वो कॉलेजेस में बैठेंगे, क्लासेस होंगी, नए नए स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन एक अचानक से एक दहशत उनके जहन में आती है और वो दहशत ये होती है कि साहब कहीं सीनियर्स हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे। आज कार्यक्रम मेरी बात में हमने इसी विषय को उठाया है कि रैगिंग कानूनी अपराध है, इससे हमें रोकना है। जी हाँ, कार्यक्रम मेरी बात में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि रैगिंग एक कानूनी अपराध है, इसे रोकें। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। जोरदार मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम मेरी बात में। जैसा कि आप जानते हैं कि विषय पूरी गंभीरता लिए हुए है, तो हमने आज यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनका परिचय आपको दे दें। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चंद्रशेखर आश्री जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य जगत की एक नामी गिरामी शख्सियत चित्रा मुदगल जी हमारे साथ हैं, जो जानी मानी लेखिका भी हैं और इसके साथ साथ समाज सेविका हैं। चित्रा मुदगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर संजीव भानावत जी यहाँ पर हैं, जो प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, सिंपल छाबड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे पांचवें मेहमान जो बड़े विशिष्ट अतिथि हैं, हम आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले अमन काचरू रैगिंग की क्रूरता के शिकार हुए। उसके बाद से ये मामला बहुत ज़्यादा गरमाया। तो उनके पिताजी राजेंद्र काचरू जी भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने एक मुहिम चला रखी है रैगिंग के खिलाफ और रैगिंग को खत्म करने के लिए। राजेंद्र काचरू जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। बात हो रही है रैगिंग की, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। रैगिंग सुनते ही जो है रूह कांपना शुरू कर देती है और हमें लगता है कि साहब क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा सवाल पहले मैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत है, बेसिक सा सवाल मैं करना चाहूंगा कि रैगिंग से आप लोग क्या समझते हैं? जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कॉलेज में प्रवेश से पहले रैगिंग के बारे में कुछ विचार उनके मन में आए थे, कुछ लगा उन्हें डर कि रैगिंग क्या है, कैसे होती है? इस बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि क्या लगा आपको रैगिंग के बारे में। जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि जब मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगी, एडमिशन लूंगी, तो मेरे साथ भी रैगिंग होगी। तो मुझे बहुत डर था। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि हाँ बेटा रैगिंग होती है। मेरे भाइयों ने मुझे बोला कि कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो तुझे इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीनियर्स ने मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारा वेलकम हुआ, हमें अच्छी तरह से तिलक लगाया गया, हमारा बांधा गया बिल्कुल अच्छी तरह से। ऐसा कोई रैगिंग के साथ हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा हमारे साथ में। बहुत अच्छा था हमारे साथ में। तो रैगिंग का सारा डर जो था वो खत्म हो चुका है वीरा। बहुत बढ़िया बात है कि रैगिंग का डर खत्म हो चुका है। लेकिन क्या हम इसको अपवाद स्वरूप ले सकते हैं, जहां पर हम अगर आज का भी अखबार उठा के देखें, परसों का अखबार उठा के देखें, जहां पर एक विद्यार्थी ने ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में ये लिखा
कि वो रैगिंग का शिकार बना। तो क्या रैगिंग की यही एक खूबसूरत सी तस्वीर है या और भी कुछ तस्वीर है? देखिए, रैगिंग किसी के साथ अगर हम आपसी मेलजोल करते हैं या फिर उससे मेल मिलाप बढ़ाने के लिए उसका हम परिचय लेते हैं, वो गलत नहीं है। परिचय लेने का तरीका जो है जी। वो गलत है। और जब वही तरीका मानसिक उत्पीड़न या फिर शारीरिक उत्पीड़न का रूप धारण कर लेता है, जी। तब एक रैगिंग जैसे नासूर का जन्म होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत ही गंभीर विषय उठाया गया है, उठाना जाना चाहिए भी, क्योंकि आज सच में सोचने का ये वक्त आ चुका है कि ये ऊंची तालीम वाली शिक्षा के जो केंद्र हैं जी, इनके अंदर क्या सचमुच जब इनसे विद्यार्थी बाहर निकलेगा तो वो रोशन दिमाग लेकर बाहर निकलेगा या मेलजोल के संस्कार लेकर बाहर निकलेगा, या फिर यातना के घाव अपने दिलो दिमाग पर लेकर बाहर निकलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर विषय है और हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि बड़ा गंभीर विषय है। और इस नासूर को खत्म करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने? आइए डालते हैं इस पर एक नजर। रैगिंग रोकने के लिए प्रत्येक संस्थान में रैगिंग विरोधी समिति तथा रैगिंग विरोधी दस्ते होने चाहिए, जिनमें स्थानीय पुलिस, प्रशासन, मीडिया और गैर सरकारी संस्थानों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रत्येक संस्थान यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय दाखिले के समय योग्य परामर्शदाताओं की सेवाएं लेगा, जो कि नए छात्रों को हॉस्टल एवं क्लास आदि में सुविधाजनक स्थिति में रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। वरिष्ठ और नए छात्रों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए एक ऐसा सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें संस्थान के प्रिंसिपल, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्य भी शामिल हों। छात्रावास के सभी वार्डन भी नए पुराने छात्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मीटिंग करें, जिनमें रहन सहन के तरीके, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा साथ में भोजन आदि करने की व्यवस्था भी हो, ताकि नए छात्रों में आत्मविश्वास बना रहे। रैगिंग रोकने के लिए जिला स्तर पर भी रैगिंग विरोधी समिति बने, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थान के प्रमुख शामिल हों, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर, कमिश्नर या मजिस्ट्रेट आदि होंगे। रैगिंग रोकने के उपाय का प्रचार किया जाए, साथ ही छुट्टियों में समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहे। जो छात्र संस्थान परिसर के बाहर कहीं दूसरी जगह जैसे कि किसी लॉज आदि में रह रहे हों, तो उनका पंजीकरण पुलिस में किया जाए, जिसकी सूचना संस्थान के प्रशासक को होनी चाहिए। हॉस्टल के वार्डन, प्रिंसिपल तथा रैगिंग समिति के सदस्यों का फोन नंबर प्रत्येक छात्र के पास होना चाहिए। यूजीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी हो, जिसमें रैगिंग के शिकार छात्र तुरंत संपर्क कर सकें। रैगिंग रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक प्रोफेसर मनोचिकित्सक, एक समाजशास्त्री और एक बाल मनोचिकित्सक शामिल हैं। एक समिति अलग से गठित की गई है जो शराब या अन्य नशे के शिकार छात्रों की समस्या को सुनकर उनका समाधान भी निकालेगी। इसमें जाने माने मनोचिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। ये सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए, जो निगरानी के माध्यम से इन पर नजर रख सके, ताकि राज्य में रैगिंग के कारण कोई भी अप्रिय घटना न घटे। रैगिंग रोधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 या 155222। ईमेल helpline@antiragging.net। जी हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश हैं।
हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के कहीं ना कहीं कि वो बहुत ही गंभीर है इस बात को लेकर कि ये जो मामला है ये वाकई में संगीन है और इसकी तरफ हमें कहीं ना कहीं संस्थानों को कॉलेजेस को बहुत ध्यान से और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ इनको फॉलो करना चाहिए। ये इतने सारे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको इनकी थोड़ी बहुत भी जानकारी है? आपको पता लगता है कि आपके विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि ये गाइडलाइंस हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले से कोई सूचना दी जाती है या पढ़ते वक्त आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से दिशा निर्देश जो हैं वो उच्चतम न्यायालय ने हमें दिए हैं? क्या लगता है आप लोगों को? सर, विश्वविद्यालय की तरफ से तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जो ये जो पेपर्स में छपता है या फिर न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं तो उसके बारे में पता चला है कि ऐसे कुछ गाइडलाइंस आई हैं। और अब की बार ऐसा सिस्टम हुआ है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर बाकायदा बताया जाएगा, पूरा निर्देश दिया गया है, तो वो प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा गया है और स्टूडेंट्स से ऐसा करवाया गया कि जो फ्रेशर्स हैं उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है जी जी। इस बार की वो लोग रैगिंग ना देंगे ना ही लेंगे अगर वो सीनियर बनते हैं, तो ऐसा इस तरह से हो रहा है। ओके, इस तरीके से हो रहा है कहीं ना कहीं। आइए हम चलते हैं चंद्रशेखर आश्रय जी के पास। जैसे कि ये दिशा निर्देश दिए गए हैं तो आपसे सीधा सवाल हम ये करेंगे कि इनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थानों पर किस तरह का दबाव बढ़ाया जा सकता है, और अगर संस्थान इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिकमेंडेशंस भी आपने देखी उसमें यह कहा है कि कॉलेज लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जो है मॉनिटरिंग कमेटीज और ये सब जो है बनाई गई हैं। इसमें एंटी रैगिंग कमेटीज हैं और एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं। हाँ। और इन सब का ऐसा किया है कि ये सब जो है अपने एरिया में मॉनिटरिंग करेंगी और हर एक में क्या एक्शन लिए हैं वो सबका फॉलो अप करेगी। तो उस तरह से इन्होंने जो है एक ऐसा किया है कि स्टेट में हर एक की अकाउंटेबिलिटी रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, और उसके बाद जो है एक डाटा ऐसे कि डाटा बेस बैंक एक बनाया जाए कि सबके डाटा जो हैं शपथ पत्र के आधार पर सब इकट्ठे किए जाएं और एक टोल फ्री नंबर दिया जाए जिससे कि रैगिंग का शिकार कोई भी अगर स्टूडेंट है वो अगर टोल लाइन पर उस पर हेल्पलाइन पर अगर वो फ़ोन करता है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो तुरंत जो है कंसर्न एरिया में जो है वो फ्लैश कर दी जाएगी और वहाँ का जो एसएचओ और जो एसपी वगैरह पुलिस लेवल है उनको उसको बड़ी तुरंत मुस्तैदी से उसको लेना पड़ेगा। और ये प्रोसेस अब जैसे अपने आप चल पड़ेगा और लोगों की जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी, कॉलेज के स्टाफ की और हॉस्टल के वार्डन की जिम्मेवारियां भी इसमें फिक्स की जा रही हैं। तो धीरे धीरे ये जो रैगिंग समस्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसको निपटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक ये प्रयास जो है वो शुरू हुआ है और इस तरह से जो है धीरे धीरे करके रैगिंग समस्या समाप्त होगी। बिल्कुल, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया बात। दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और अभी अभी आश्रय जी ने भी बताया कि इसको अगर सख्ती से इसका पालन किया जाए और फिर उसको फॉलो अप भी किया जाए तो कहीं ना कहीं रैगिंग जो है वो खत्म हो सकती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे गाइडलाइंस है, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए कि रैगिंग को डिफाइन कैसे किया गया है, और एज अ स्टूडेंट मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे रैग किया जा रहा है या नहीं, मैं कैसे जाके कंप्लेन करूं, क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं कि जिसको आप एज रैगिंग डिफाइन करते हैं। बिकॉज अभी भी इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत कुछ होता है जो ना स्टूडेंट्स जानते हैं और ना ही उसके कोई अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर रैगिंग, मैं आपको जानता नहीं हूं और आपसे आके मैं बातचीत शुरू कर दूं, जी आपका नाम बताइए, तो ये तो मेरे मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी से बात करूं या ना करूं, तो रैगिंग को की सीमा क्या होनी चाहिए? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन? रैगिंग जैसे है ये एक परिचय के उससे एक शुरू हुआ था कि जिससे कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर स्टूडेंट से एक परिचय एक आपस में हो जाए और उससे जो है एक इंटरेक्शन हो, उस तरह से ये चला था। लेकिन ये परिचय जो बढ़ते बढ़ते आपस में रैगिंग के स्तर पर आ गया। रैगिंग का अगर वर्ड लिया जाए तो व्यक्तित्व को कपड़े की तरह तार तार कर देना है, इसका अगर लिटरली अर्थ आप समझें तो इसमें यह है कि जो चीजें एक पर्टिकुलर हद से बाहर निकल जाएं, और इसमें क्या है कि मानव ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी अगर वायलेट होने लगे, किसी की जान पे आ बने और उससे उसको पीड़ा पहुंचे, तो वो रैगिंग की उसमें आता है। सर, तो हु डिफाइंस दिस लिमिट? आप जो बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर हद, तो ये हद कौन निर्धारित करता है कि हद क्या है? ये तो केस टू केस पर जो है ये डेफिनेटली ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके साथ अगर रैगिंग हो रही है तो आप किस हद तक उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपसे सिर्फ नाम पूछा जा रहा है और आपने नाम बता के ही जो है वो कहीं ना कहीं कह दिया कि ठीक है ये कोई रैगिंग नहीं है, लेकिन अगर बात हद से आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है, और ये आप ही लोगों को निर्धारित करना है कि ये आपकी रैगिंग हो रही है या नहीं हो रही। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि टोल फ्री नंबर का यूज़ बच्चे तब करेंगे जब उनके अंदर से वो डर निकल जाए
अगर उनके अंदर से वो डर ही नहीं निकलेगा कि मेरे सीनियर्स कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तभी वो आगे जाके टोल फ्री नंबर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे साथ चित्रा जी हैं जो एक समाज सेविका हैं और साहित्यकार भी हैं। चित्रा जी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक पृष्ठभूमि में अगर हम इस प्रश्न को लें, जो डर है और ये डर समाज ने पैदा कर दिया, उसके अंदर सामाजिक स्तर पर इतनी घिनौनी हरकतें होना, ये किस बात का द्योतक है और समाज इनके मन से इस डर को कैसे निकाले? मैंने अभी इन दोनों बच्चियों की बातें, प्रश्न सुने और मुझे कुछ अचरज हो रहा है जी कि रैगिंग का अर्थ अभी तक ये समझ नहीं सके जी। मेल मिलाप के लिए जो बात शुरू हुई थी कॉलेज के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि एक अनुशासन के भीतर बच्चे पढ़ते हैं और उनके अंदर जब वो स्कूल की सीमा पार करते हैं और कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वो उस अनुशासन से मुक्त होते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम मुक्त हो गए हैं, अब हम अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो रैगिंग अर्थ जो है वो मेल मिलाप के लिए शुरुआत उसी से हुई थी कि जो कॉलेज में आए बच्चे हैं वो एक दूसरे को जाने, लेकिन ये तब अपराध हो जाता है जब आपसे मेल मिलाप की बात होती है, उसके बावजूद आप पर कुछ ऐसी खराब बातें थोपने की कोशिश होती है और एक समूह मिलकर के आप पर वो चीजें थोपी जाती हैं, आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाती हैं, आपके विद्यार्थी पने को चोट पहुंचाती हैं और आपको लगता है मैं ये कर सकती हूं, ये नहीं कर सकती हूं। तो रैगिंग का अर्थ है कि एक सीमा के बाहर जाकर आपके शील संकोच पर प्रहार किया जाता है, आपकी मानवीय अधिकार पर प्रहार किया जाता है और आपको वो करने के लिए कहा जाता है जो आप करना नहीं चाहती, आपका स्वाभिमान नहीं अलाउ करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में एक चीज सामने निकल करके आती कि बिना डर के, ये कोई बताएगा नहीं जी, ये कोई बताएगा नहीं, आपके भीतर साहस है, आपको उसको अन्वेषित करना है, आपको उसको अन्वेषित इस तरह से करना है कि कुछ लोगों से बात करके, जिस तरह वो सामूहिक रूप से आपकी रैगिंग करते हैं और आपको वो सब करने के लिए कह रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, मैं उन बातों का यहाँ खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी दो चार अन्य जो नए विद्यार्थी उनसे मिल करके कि मेरे साथ इन लोगों ने ये किया है, और मिलने के बाद आप ये साहस दिखाइए उनकी जानकारी में कि अब हम इसकी कंप्लेन करेंगे। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया बात कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में चित्रा जी ने बता दिया है कि कहीं ना कहीं रैगिंग क्या है और इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकजुट होकर जब आप समूह में चलेंगे तभी हम इसका सामना कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे छात्रों ने बताया कि उनकी रैगिंग नहीं हुई है, बल्कि उनका तिलक चंदन से जो है वो एक बहुत ही उनका स्वागत किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव भानावत हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर संजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में जब प्रवेश होता है, नए बच्चे आते हैं, तो किस तरीके से आप उनका स्वागत करते हैं और रैगिंग रोकने के लिए क्या तजवीज़ आप लोगों ने वहाँ पर इख्तियार की हैं? ठीक है, जैसा अभी हमारे विद्यार्थी ने आपको बताया, ऐसी परंपरा कई विभागों में है, कुछ कॉलेजेस में भी है कि जब नए विद्यार्थी आते हैं तो बाकायदा एक समारोह किया जाता है, बिल्कुल, और उनका तिलक लगा करके या परिचय जिस तरह से लिया जाता है वो एक समारोह पूर्वक चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रैगिंग की बात की जा रही है ये समस्या कोई 2, 4, 5 साल की नहीं है। मैं यदि अपना विद्यार्थी जीवन याद करूं, करीब 30-35 साल पहले, उस समय भी जब हम सुनते थे रोंगटे कांपते थे। बिल्कुल, विशेषकर जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वहाँ ये समस्या बहुत गहरी है। जैसे मेडिकल का तो हमारे मित्र जिस तरह से उस पीड़ा को भी भुगत रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, और जो बातें हम उस समय सुनते थे कि यदि प्रवेश हो गया मेडिकल में तो इस तरह से रात भर टॉर्चर किया जाएगा, जिनको चित्रा जी ने कहा कि उन चीज़ें खुलासा नहीं करना चाहती हैं, तो वो जिस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी शायद कुंठाएं हैं वो उन लोगों के साथ निकालने का प्रयत्न होता है, तो रूह कांपती थी। तो ये समस्या तो बड़ी गंभीर है, तो ये टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। मुझे लगता है जिस डर की या जो बात हो रही है, शायद शुरू से हमको इस तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आज की सोसाइटी में। समस्या हमारी ये हो गई कि हमारा सारा ध्यान प्लेसमेंट की ओर है, वैल्यूज को हम लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये चीज कहीं कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसमें इन चीजों को कहीं जोड़े, जो बच्चा पढ़ करके आ रहा है वो इस वैल्यू सिस्टम को समझे, कहीं ना कहीं किस प्रकार की आत्मीयता होती है, सौहार्द क्या होता है,
भातृत्व क्या होता है, क्योंकि इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में आने वाला विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से आता है, अलग अलग संस्कृति से आता है, तो वो लोग एक साथ उस तरह से जुड़ नहीं पाते हैं। तो जब तक उनका परिचय होता है तब तक तो इतना टॉर्चर सहन कर चुके होते हैं कि उनकी सीमा से चीज़ निकल जाती है, और जब वो खुद भुगतते हैं तो आगे जाकर उनको लगता है कि हम भी अपने जूनियर्स के साथ वही चीज़ करें। तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम पर कहीं ना कहीं, ठीक है कानून तो हमारे देश में न जाने कितने बन गए हर चीज़ों के लिए, लेकिन उन कानून की क्रियान्विति के लिए वो विल पावर, चाहे वो प्रशासनिक जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें हो, स्थानीय प्रशासन में हो, तो शायद हम इन चीज़ों को कहीं उबर पाएंगे। बहुत बढ़िया, अपने स्तर पर जो है हर कोई कार्यवाही करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चित्रा जी ने बताया कि डर को हटाओ, निकालो, जबकि डॉक्टर भानावत ने बताया कि साहब कहीं ना कहीं प्रशासन को बड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा। हमारे साथ सिंपल छाबड़ा जी भी हैं, राजेंद्र काचरू जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर रैगिंग को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इससे पहले रैगिंग के मसले को लेकर हमारी कैमरा टीम बाहर गई यहाँ से और विद्यार्थियों से पूछा कि भाई रैगिंग क्या है, रैगिंग होती है, कैसा लगता है। बड़े ही विविध ख्यालात बच्चों के निकल कर आए, तो आइए उन ख्यालात से रूबरू कराते हैं हम आपको। आइए देखते हैं। रैगिंग क्या है? किसी भी तरह की शारीरिक बदसलूकी रैगिंग कहलाएगी। इनमें सेक्सुअल या होमोसेक्सुअल संबंध बनाने की कोशिश, नंगा करना, अश्लील हरकत करना, शरीर को नुकसान पहुंचाना रैगिंग के दायरे में होगा। ये काम बोलकर हो या ईमेल भेजकर हो या खुलेआम। अगर किसी छात्र या छात्र समूह को कोई एकेडमिक टास्क मिला हो और वह इसे पूरा करने में दूसरों का शोषण करे, ऐसी गतिविधि जिससे किसी छात्र की नियमित पढ़ाई में बाधा आती हो, रैगिंग कहलाएगी। किसी छात्र से धन वसूलने को भी रैगिंग में शामिल किया गया है। रैगिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर्स ही करें। कोई भी छात्र या छात्रों का समूह फ्रेशर या किसी अन्य विद्यार्थी से बोलकर, लिखकर या अन्य किसी तरह से अपमानित करे तो वह रैगिंग है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला रोमांच भी इस दायरे में होगा। रैगिंग रोधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 या 155222। ईमेल helpline@anti-ragging.net। करे रैगिंग, हम मना नहीं कर रहे। रैगिंग से रैगिंग नहीं होनी चाहिए। रैगिंग को लेकर डरे हुए होना। और जहाँ तक रैगिंग का सवाल है, आई नेवर फेस रैगिंग। पिछले कुछ सालों से अखबारों, रेडियो और टेलीविज़न में रैगिंग और इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में हम सब जानते हैं। रैगिंग ने अब एक हत्यारा रूप ले लिया है और इसके इसी रूप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और यूजीसी ने न केवल कड़े नियम बनाए हैं बल्कि नए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वो बच्चे जो नए नए सपनों के साथ कॉलेज में प्रवेश करते हैं, वो रैगिंग को लेकर क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपसे जानना चाहेंगे कि रैगिंग को लेकर आपके मन में क्या विचार है? रैगिंग, जैसे कि मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर की, अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मुझे रैगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं चाहूँगी मैं दूसरों की भी रैगिंग ना करूँ। रैगिंग को अगर देखा जाए तो बच्चे इतने डरे हुए होते हैं, रैगिंग शब्द से इतने डरे हुए होते हैं कि वो 1-1.5 महीने क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी कॉलेज में नहीं आते, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि सीनियर स्टूडेंट उनकी रैगिंग करेंगे। रैगिंग से भी बहुत सारे उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन पर जो मानसिक दुष्प्रभावों के साथ साथ शारीरिक और सामाजिक भी पड़ते हैं। वो बहुत गिल्टी फील करते हैं। बड़ी दीदियों से सुना है कि कॉलेज में आते हैं तो काफ़ी अलग अलग टाइप की, मतलब बहुत गंदे काम किए जाते हैं रैगिंग के तौर पे, तो उससे काफ़ी डर लगता है। पर होप करूँगी कि अगर होती भी है बाय चांस तो थोड़ी सिविल टाइप की हो, ज़्यादा ओवर द टॉप ना हो। टू बी सीनियर्स, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ हम फ्रेशर्स पे दया करिए और करें रैगिंग, हम मना नहीं कर रहे, पर कुछ
अपने लिमिट में। आई डोंट थिंक सो कि रैगिंग होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स नए नए कॉलेज में गए एंड रैगिंग फेस कर रहे हैं तो वो डर जाएंगे, आगे वो फेस कैसे करेंगे। उन्हें सीनियर्स को उनकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रैगिंग होनी नहीं चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। बेसिकली वो डिस्टर्ब करती है स्टूडेंट्स को एंड उससे वो काफ़ी स्केयर हो जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं एंड बंद कर देनी चाहिए बेसिकली। And I think friendly ragging is always welcome. It is very, very healthy, and I think that is the way it's supposed to be. Physical abuse and mental abuse should definitely not be there. I think ragging should be there, but it should be healthy ragging, friendly way, and nothing going personal towards any student. जो prospectus है उसमें पूरा लिखा हुआ है कि रैगिंग इज़ नॉट अलाउड इन द कॉलेज एट ऑल। जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं, वो बेफिक्र होके हमारे कॉलेज में आ सकते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है जो इस बात पे पूरा ध्यान देगा कि बच्चे सुरक्षित रहें और कोई रैगिंग ना हो। जब कॉलेज खुलेगा तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होंगे कॉलेज में दैट रैगिंग इज़ नॉट अलाउड इन कमला नेहरू कॉलेज। We are following the guidelines of the Honorable Supreme Court, the UGC and the University of Delhi to curb the menace of ragging. हम इस रैगिंग को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, whether it is consensual or it is coercive. And we have made it very clear to our students that they are free to approach any teacher with respect to any kind of inconvenience or in uncomfortable situation. हम लोग माँ बाप बड़ी मेहनत करके बच्चे को बाहर भेजते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के और काबिल बन जाए, लेकिन जो है वहाँ पर क्या होता है, उन बच्चों के साथ रैगिंग के रूप में मानसिक, शारीरिक, हर तरह से यातनाएं सीनियर बच्चे करते हैं। सीनियर बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, उनको परिचय लेना चाहिए, उनको आपसी अपने कॉलेज के बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। अपने कॉलेज में म्यूज़िक है, इस तरह से करना चाहिए कि ताकि जो हो उनको वो नहीं होना चाहिए, वो ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि गलत कि हम किस गलत कॉलेज में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। रैगिंग एक अभिशाप है जो मेरे साथ हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और जहाँ पर मेरे साथ मेरे सीनियर्स ने बड़ी बुरी तरह रैगिंग की, जहाँ पर मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। आज मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। आज मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने MBA का क्षेत्र चुना जहाँ पर मैं अच्छी कंपनी में अब जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी ये है कि मैंने रैगिंग के कारण मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी। रैगिंग को लेकर पिछले कुछ सालों में देश में इतना कुछ हो गया है कि ये एक हवा बन गया है और इससे नाम लेने से ही चारों तरफ एक भय का वातावरण फैल जाता है। अपने स्वस्थ और मौलिक रूप में मुझे लगता है, अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानकर चलती हूँ कि रैगिंग में कोई बुराई नहीं थी और गर्ल्स कॉलेज में तो ये कोई एक प्रॉब्लम ही नहीं थी। बच्चे आराम से आते थे, ये एक परिचय का तरीका था। थोड़ी सी छेड़खानी, थोड़ा गाना, थोड़ा नाचना और थोड़ी सी शैतानी के बाद बच्चों में आपस में दोस्ती हो जाती थी और कॉलेज का भय निकल जाता था। आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग के ऊपर। रैगिंग एक सजा है, रैगिंग एक कानूनी तौर के ऊपर अपराध है, इसे पनिशेबल ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो रैगिंग वास्तव में होनी ही नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। रैगिंग की वजह से कई बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाता है, वो डरने लगते हैं, उनके पर्सनालिटी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उनकी जो स्टडी होती है उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर दिखने लगता है। जो बच्चा बड़ा होशियार होता है, कैपेबल होता है, मेरिट होल्डर होता है, वो बहुत पीछे चला जाता है। और ये ज़िंदगी की वो फेज़ होती है जो बहुत मायने रखती है। यदि उसमें बच्चा एक बार पिछड़ जाए तो वो फिर हमेशा के लिए पीछे हो जाता है। कई तरह के केसेस हमने देखे हैं रैगिंग के इफ़ेक्ट के। उसमें एक केस जो मुझे दिमाग में इस समय आ रहा है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, यंग था, उसकी रैगिंग हुई और उस रैगिंग के बाद उसका साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया। साइकोटिक ब्रेकडाउन से मतलब है कि वो इर्रेलेवेंट बात करने लगा, वो नींद नहीं आने लगी उसको, उसकी जो विचारधारा थी वो डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई। सो रियली डिल्यूजनल हो गया वो। तो ये साइकोटिक ब्रेकडाउन, जिसका कि इलाज बाद में 6 महीने से साल भर चला उसको 1 सेमेस्टर पीछे कर दिया। तो कितना
कितनी उसके ऊपर ये दुखद घटना घटी और कितना इसका इफेक्ट आया कि जो बच्चा एकेडमिकली ब्राइट था वो पीछे हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रूरता है रैगिंग की, उसको रैगिंग का नाम दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर रैगिंग शब्द को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जो इसका शिकार होते हैं वो कई बार जीवन भर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और वो अपनी एक सामान्य जीवन को नहीं जी पाते। और यही पक्ष जो है आज सिंपल छाबड़ा जी हमें बताएंगी कि जब कोई बच्चा शिकार होता है रैगिंग का, वो भी क्रूर रैगिंग का जब शिकार होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। ऐसे में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या करते हैं, किस प्रकार से उसको सपोर्ट करते हैं, और क्या क्या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो रैगिंग का सामना नहीं कर पाते हैं, उनको आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि वेलकम हुआ, तिलक लगा, आई थिंक वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात कर रही थी। बिल्कुल। वो ज़्यादातर कॉलेजेस में होता है, बट एक्चुअली रैगिंग उसके बाद शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जो शिकार इसके होते हैं उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बच्चे पूरी तरीके से जो है एबनॉर्मल हो चुके हैं, तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं साइकोलॉजी में आप? देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये है कि सबसे ज़्यादा डर रहता है कि पहले तो इंसान डिनाइल फेज में होता है, उसको लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं अकेला नहीं हूँ, सब मेरे साथ हैं, सबके साथ हो रहा है, और नहीं ये सच नहीं है। देन जब उसके बाद फेज आता है, आप जब वो सिंक इन करती है फीलिंग कि हाँ ये मेरे साथ ही ह्यूमिलेशन इतना ज़बरदस्त हुआ है, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है, और साथ में हेल्पलेसनेस, कि आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं जी। और आप बोलेंगे तो सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, जो सबसे बड़ा डर होता है। डेफिनेटली। निदान की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पर राजेंद्र काचरू जी हैं, जो अमन काचरू के पिता हैं, जो रैगिंग का शिकार हुए थे अब से कुछ टाइम पहले। अमन काचरू, आपने एक मुहिम चलाई है रैगिंग को खत्म करने के लिए, एक आंदोलन चलाया हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि ये आंदोलन आपका क्या है और ये किस प्रकार से रैगिंग को खत्म करने में सहायक सिद्ध हो रहा है? अमन मूवमेंट है नाम जी, और amanmovement.org वेबसाइट है जिसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। बहुत सवाल जो इन्होंने पूछे दे कैन बी आंसर्ड। जैसे इन्होंने पूछा कि रैगिंग क्या है जी, वो कोर्ट ने भी डिफाइन किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी डिफाइन किया है। बहुत एक पेज है जी। किसी भी किस्म का जो कि दूसरे बच्चे को पसंद नहीं आएगा वो रैगिंग है, बट इट्स अ वेल डिफाइंड प्रोसेस जी। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि रिसर्च किया हमने, कि देखा जी। कि जैसा उन्होंने सवाल पूछा कि आप कैसे सोशली आइसोलेट करने का रिस्क लेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि मैं फ़ोन उठा के बोल दूं 10 मिनट के अंदर मेरा घेराव हो जाएगा बाहर। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है जी। आदमी, ये तो बोलना आसान है कि बच्चे लोग हम सब खड़े हो जाएंगे डंडा लगा के और हम जी नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं होता है। आइसोलेशन है, अकेला बच्चा पढ़ता है और वो ही सकम्स टू द प्रॉब्लम, वो एक्सेप्ट करता है। तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ा सोच समझ के एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, मैंडेटरी बनाया है। और उसमें वी हैव पुट इन मेनी प्रोविजंस जी। जैसे इनका सवाल है कि मैंने ये कहा है कि जो बच्चा फ़ोन करेगा हेल्पलाइन पे, उसको कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अपना नाम भी बताएगा तो सही, लेकिन अनोनिमस भी हो सकता है। हम उस बच्चे का टेलीफोन नंबर ट्रेस करेंगे, हम उस रीजन को ट्रेस करेंगे। वी विल यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू द लिमिट। बिल्कुल, यही मेरा प्रस्ताव। और उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा एजेंसी होगी जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होएगा जो कि मॉनिटरिंग करेगा। राइट, कि अगर इस बच्चे ने आज फोन किया, आप सोचिए एक फोन किया तो हमने सुन लिया, हमने प्रिंसिपल साहब को बोल दिया, अगर इस बच्चे को और भी आफत बढ़ गई तो दूसरा कोई हिंदुस्तान में बच्चा उस लाइन को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल,
लेकिन हमारा काम ये होएगा कि जिस बच्चे ने फोन किया हम तो एक तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि उस पे काम होगा अप टू द एंड। डेफिनेटली मैकेनिज्म तैयार हो रहा है और अमन मोमेंट इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कहीं ना कहीं ऐसा मैकेनिज्म होना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि साहब 20,000 कॉलेजेस में ही सब जगह रैगिंग होती है, लेकिन अगर एक जगह भी रैगिंग हुई और एक जीवन भी चला गया तो वो भी देश के लिए बहुत ही बेशकीमती है। कहीं ना कहीं ये जो एक प्रक्रिया चल रही है इससे हमें इसको समझना पड़ेगा और इसके बारे में हमें स्प्रेड राय करनी पड़ेगी। आप क्या कहना चाहती हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट हैं कुछ तो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैं जिस हॉस्टल में हूँ वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि जब हम नए नए आए थे उन दिनों में ये हुआ कि हम सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया, सीनियर्स ने बुलाया हमें और हमसे हमारा इंट्रो लिया। तो एक लड़की थी, वो आई कि मुझे नहीं पसंद, मतलब इंट्रोडक्शन तो आप दे ही सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई बुराई नहीं है। अगर वो आपकी हॉबीज़ पूछ रहे हैं, आपने बताया सिंगिंग मेरी हॉबी है, एक गाना सुन लिया, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो लड़की नहीं आई और उसने मना कर दिया, ना तो अपना इंट्रो दिया ना अपनी हॉबीज़ बताई। तो मतलब क्या किसी के लिए तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर कोई सीनियर कह देता है कि मेरे लिए पानी ले आओ तो पानी भी ला के दे देते हैं, उसकी नज़र में ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन दूसरी निगाहों में देखें तो दूसरे पर्सन के लिए वही चीज़ गलत है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बताऊंगी, पानी नहीं लाना चाहती, नहीं लाऊंगी। तो इस चीज़ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी का जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई सीनियर कहता है कि पानी पिलाओ तो आप उसको रैगिंग कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन इससे पहले हमारे साथ आशीष जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से आए, उनसे बात करते हैं। हेलो आशीष। हेलो, नमस्ते सर, मैं जी नमस्ते इधर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलें। सर ये आप जो अभी आपने विषय उठाया सर काफी ही अच्छा विषय है। सर मैं बोलना चाहूंगा इधर कि जो रैगिंग पहले एक माध्यम था, एक इंट्रोडक्शन सीनियर और जूनियर के बीच में, लेकिन अब एक भयानक रूप ले चुका है रैगिंग। और ये ऐसा लगता है कि ये मानसिक, ये मेंटली और फिजिकली एक टॉर्चर बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। सर मैं इधर बोलना चाहूंगा कि यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन दी है, यूजीसी तो कॉलेज में नहीं आएगा कि वो मॉनिटर करेगा कॉलेज में क्या हो रहा है, रैगिंग कब हो रही, कहाँ हो रही है, मगर इधर ये कॉलेज का फर्ज बनता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाए, ऐसी बॉडी बनाए जो इन गतिविधियों पे ध्यान रखे कि क्या हो क्या रहा है। सर आइए हम चलते हैं चंद्रशेखर आशीष जी के पास। यूजीसी ने रिकमेंडेशंस लगा दी तो इसमें ये जो नई रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से ये जो कमेटीज हैं ये कॉलेज लेवल से ही बननी शुरू हो जाती हैं। एंटी रैगिंग कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी करेगी वो कॉलेज लेवल से ही शुरू होगी, कॉलेज लेवल से शुरू होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम होगा मॉनिटर करना कि जो उसके एरिया में कॉलेजेस पढ़ रहे हैं क्या उसमें फॉलोअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सरकारी तौर पर तो काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बात है। सारे कायदे कानून बनते हैं, जब कायदे कानून नहीं बनते तब भी हम ये गुहाई देते हैं कि इसके लिए कोई कायदा कानून नहीं बनाया गया, और जब कायदे कानून बन जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि साहब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन करना आपकी जिम्मेदारी है या वहां पर भी सरकार की जिम्मेदारी है? आपके साथ अगर रैगिंग हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ा सीधा सवाल, रैगिंग अगर आपके साथ हो रही है तो चुपचाप सहते हैं? 90% बच्चे चुपचाप सहते हैं। क्यों सहते हैं? उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि साहब सरकार कुछ नहीं कर रही। जब तक कि आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार वहां पर क्या करेगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बताइए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। कुछ सोच है आपके पास कि हाँ ये करेंगे, ऐसे करेंगे, या सिर्फ हम सरकार को ही कोसते रहेंगे? देखिए सर, रैगिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं जी। और रैगिंग का जैसे काफी हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और स्टूडेंट्स ने भी रैगिंग के बारे में बताया कि रैगिंग जो पहले का टाइम था वो उसको इस तरह से लिया था कि हेल्दी वे में आपका अपने सीनियर के साथ इंट्रोडक्शन हो। बिल्कुल। लेकिन आज उसका स्वरूप कुछ चेंज हो गया है, कुछ क्या बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है। राइट। ये कहना कि आपने रूल्स रेगुलेशन बना दिए, कोर्ट ने अध्यादेश जारी कर दिए या उसके लिए कुछ रैगिंग के लिए रूल्स बना दिए, वो बनाना भी आसान है। उनका इम्प्लीमेंटेशन करना कि उन चीजों को आपने लागू कर दिया। अब लागू तो कर दिया, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं उस चीज को किस तरह से लेती हूँ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ माननीय लोगों से हमने बातचीत की रैगिंग के मुतालिक, तो आइए क्या कहना है उन लोगों का देखते हैं। रैगिंग क्या है? किसी भी तरह की शारीरिक बदसलूकी रैगिंग कहलाएगी। इनमें
सेक्सुअल या होमोसेक्सुअल संबंध बनाने की कोशिश, नंगा करना, अश्लील हरकत करना, शरीर को नुकसान पहुंचाना रैगिंग के दायरे में होगा। ये काम बोलकर हों या ईमेल भेजकर हों या खुलेआम। अगर किसी छात्र या छात्र समूह को कोई एकेडमिक टास्क मिला हो और वह इसे पूरा करने में दूसरों का शोषण करे, ऐसी गतिविधि जिससे किसी छात्र की नियमित पढ़ाई में बाधा आती हो, रैगिंग कहलाएगी। किसी छात्र से धन वसूलने को भी रैगिंग में शामिल किया गया है। रैगिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर्स ही करें। कोई भी छात्र या छात्रों का समूह फ्रेशर या किसी अन्य विद्यार्थी से बोलकर, लिखकर या अन्य किसी तरह से अपमानित करे तो वह रैगिंग है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला रोमांच भी इस दायरे में होगा। रैगिंग रोधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 या 155222। ईमेल helpline@anti-ragging.net। करे रैगिंग, हम मना नहीं कर रहे। रैगिंग से सर्टेन लिमिट रैगिंग नहीं होनी चाहिए। रैगिंग को लेकर डरे हुए होना। और जहाँ तक रैगिंग का सवाल है, आई नेवर फेस रैगिंग। इस समय हम आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद के परिसर में हैं। इस संस्थान में न केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बल्कि यहाँ पर हॉस्टल की भी अच्छी व्यवस्था है। इस कॉलेज का ये रिकॉर्ड रहा है कि इस कॉलेज में रैगिंग की ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिससे स्टूडेंट को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर होने का आभास हुआ हो। आइए बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से कि उन्होंने ऐसी कौन सी व्यवस्था यहाँ की है जिससे रैगिंग की ऐसी कोई भी घटना अब तक नहीं हुई है। रैगिंग एक बहुत बड़ी समाज की ईविल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मापदंडों का और उनके दिशा निर्देशों का पालन करने के अलावा आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विभिन्न व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलग रखना, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, कोई भी ऐसा मौका ना देना कि सीनियर्स उनसे मिल सकें। यहाँ पर एथिकल वैल्यूज़ पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे वो इस इविल में अपने आप को इंडल्ज ना करें। और हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी बहुत स्ट्रिक्ट है। From the very first day, if the student plays any prank or any kind of mischief is being done in the institute or in the hostel premises, they are being rusticated immediately. We have put the CCTV cameras all around the campus, in the boys hostel, in the kitchen, everywhere we have put the CCTV cameras. And with that, we have also put एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्सन्स। हायर एजुकेशन के लेवल पर हम लोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और जो भी फैक्टर्स उनको इफ़ेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन आ रही है, उस फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए हम वे काम करें, वे एफर्ट करें। आज समाज के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि रैगिंग की इस समस्या को रोका जाए, क्योंकि वास्तव में अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण समाज के ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी हम किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लें जहाँ पर इस प्रकार की समस्या होती है, पेरेंट्स को अगर पहले से मालूम होता है तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज आवश्यकता है कि सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे हम माता पिता हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम एक आम नागरिक हैं, हम इस समस्या को निश्चित रूप से नियंत्रित करें, तभी हम बच्चों के उज्जवल भविष्य को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। अन्यथा एक परंपरा के रूप में हम भले ही कितने आधुनिक क्यों ना हो जाएं, ये रूढ़ी, ये परंपरा, ये प्रथा हमेशा चलती रहेगी और इसको हम सबको मिलकर नियंत्रित करना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो हाफ छुट्टी होती है
वो अलग टाइम में रखी है। फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर एक टाइम में रखते हैं और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर एक टाइम में रखते हैं, ताकि लंच के बीच में रैगिंग ना हो पाए। दूसरा, हमने ऐसा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पर हॉस्टल के अंदर कि हम खाली फर्स्ट ईयर को बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, जिससे हमारे यहाँ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं जाएगा, तो उससे हमारे यहाँ रात के समय रैगिंग नहीं हो पाएगी। तीसरा, हमने इस कॉलेज के अंदर ऐसा सिस्टम किया हुआ है ताकि ये बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर बिल्कुल अलग रहे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अलग रहे। इसके लिए हमने सिक्योरिटी पर्सन अलग से लगाए हुए हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ब्लैक कमांडो हो। जो परंपरागत स्टाइल था वो खत्म हो गया, परिचय नहीं रहा। अब क्या है, मानसिक शोषण हो गया है। तो सामाजिक विकास में जो बाधा आ रही है, अच्छा कैरियर के लिए जो बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में गया था वो कैरियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि वो जो इंस्टीट्यूट की जो भूमिका थी और उन पेरेंट्स ने जिन्होंने इतनी मेहनत से उस बच्चे का एडमिशन कराया था, वो बच्चा वहाँ जाके एक गंद वातावरण घोल रहा है। ये समाज के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए और फैमिली के लिए बहुत हानिकारक है। रैगिंग एक ऐसा अभिशाप बनता जा रहा है कि जिसके साथ रैगिंग होती है वो तो भुगतता ही है, साथ में उसके दूसरे भाई बहन, कज़न्स, उनके मन में एक बहस समा जाता है। जैसे अभी एक बच्चा मेरे पास आया जो IIT खड़गपुर में उसको दाखिला मिल रहा है, लेकिन वो इस डर से नहीं जा रहा कि उसके ताया के लड़के के साथ रैगिंग हुई थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो इस डर की वजह से वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता। वो चाहता है मुझे चाहे दिल्ली के किसी भी थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन मैं घर में ही रहूँ। तो उसके माँ बाप लाए थे कि भाई अब इसके साथ इसको समझाइए कि अगर एक बच्चे के साथ ऐसा हो गया है तो ज़रूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिस बच्चे के साथ रैगिंग हुई उसने तो भुगता ही, उससे दूसरे बच्चों में, घर के दूसरे बच्चों में इस तरह से व्यापक हो जाता है कि वो लोग भी हॉस्टल जाने से डरने लगते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर कोई जूनियर के साथ रैगिंग का अगर वो चाहते ही हैं करना, तो उन जूनियर्स को जो है अपने अनुभवों को बांटें, उनसे संगीत सुने, उनसे डांस करा लें या उनके साथ खेलें या कुछ इस तरीके से करें, और उन्हें इतना मनोरंजन उनके साथ करें कि वो जो नए विद्यार्थी होते हैं उनमें उत्साह पैदा हो। एक नए सपनों के साथ मैं कॉलेज में गया था, पर जहाँ तक जैसे ही कॉलेज के पहले दूसरे दिन रैगिंग को मेरे को देखने को मिला, तो उस वक्त सब कुछ एकदम से जैसे चेंज हो गया। मेरे जो भी सपने थे, मैं जिनके साथ कॉलेज में आया था कि हाँ मैंने मेरा फ्यूचर बिल्डअप करना है और सो दैट कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं, पर वैसा कुछ नहीं हो सका। मुझे रैगिंग फेस करनी पड़ी। उसका जो भी रिज़ल्ट निकला वो बहुत बुरा था। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत टाइम लग गया। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि रैगिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो संभल गया, बाकी सब संभल पाए पता नहीं। तो इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे ही रोकना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज अथॉरिटीज़ को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ज़रूरी हैं, स्पेशली हॉस्टल्स के अंदर, जहाँ पर कि दिन में तो फिर भी चल जाता है, पर रात के टाइम पर कोई कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती है। तो वहाँ पर रैगिंग का तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रैगिंग को रोकने के लिए बहुत मेजर स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। जुलाई के महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू होने जा रहा है। हर साल की तरह रैगिंग को लेकर स्टूडेंट्स में कुछ एप्रीहेंशन होता है। इस बार हमने रैगिंग को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं, जिनमें से मुख्य तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और हमने ये डिसीजन लिया है कि इस बार अगर कोई रैगिंग का इंसिडेंट होता है तो उसमें बहुत ही सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर रैगिंग करता है तो उसके खिलाफ और उसकी रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती है तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिसमें हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स खासकर हम उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताना चाहेंगे रैगिंग के क्या दुष्परिणाम हैं, और रैगिंग अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके करियर पर उसके क्या दुष्परिणाम होंगे और किस तरह की कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। इसके अलावा हम पोस्टर्स और टेम्पलेट्स के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि एक तो इससे वो
पूरे जो विश्वविद्यालय है उसके एकेडमिक एटमॉस्फेयर पर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। दूसरा, जो स्टूडेंट इसका विक्टिम होता है उसके ऊपर इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी या उसकी मानसिकता पर पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी इस तरह का इंसिडेंट ना हो। उसके लिए हम दो बातें कहना चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लेता है उसको अगर कोई भी ऐसी स्थिति अराइज होती है या उसको लगता है कि उसकी रैगिंग होने की चांसेस हैं या किसी ने कोई रैगिंग करने की कोशिश की है तो तुरंत यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। और अगर आसपास कोई पुलिस पार्टी है या पुलिस की कोई पिकेट है या कोई पीसीआर की गाड़ी है कि तुरंत उसको रिपोर्ट करें। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये कुछ अभी राय थी जो आपने सुनी कि साहब रैगिंग क्या है, रैगिंग कैसे रोकी जा सकती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की ही हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि क्रियान्वयन जो है वो बहुत ही अहम बात है। इससे पहले कि हम और बातचीत को आगे बढ़ाएं, विनीता हमारे साथ हैं पटना से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो विनीता। हेलो सर। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी सर, मैं विनीता हूँ, मैं पटना से बोल रही हूँ। हाँ जी कहिए। जी मेरा कहना है कि यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट और इवन कॉलेज प्रशासन ने कड़ी गाइडलाइन तो बना दी है, लेकिन इसके बाद भी रैगिंग की घटनाएं होती ही रहती हैं। जी तो जी मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत इस बात की हो कि विद्यार्थी की मानसिकता ही बदल दी जाए, परिवार के स्तर पर ही उन्हें रैगिंग नहीं लेने की शिक्षा दी जाए। मैं चित्रा जी से ये जानना चाहूंगी कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर यह बदलाव कैसे लाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है और सीधे आपने सवाल चित्रा जी से कर लिया है। मैं बीच से हटना चाहूँगा। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो भी बच्चे, ये सत्ता परीक्षण है, बिल्कुल सीनियर समझते हैं वो सत्ता में है और जूनियर जो आया है उसके ऊपर वो अपना सत्ता परीक्षण करते हैं। तो मुख्य चीज ये है, ये किसी कायदे कानून से दूर नहीं हो सकती। हमारे बच्चे जो रैगिंग करते हैं हम उन्हें अपराधी नहीं मानते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भटके हुए बच्चे हैं और बरगलाए हुए बच्चे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अलग हटकर मजा लेने का उनके भीतर एक चाव पैदा होता है। मुझे लगता है मुख्य रूप से दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज, कॉलेज लेवल पर जो न्यू कमर्स हैं, नए विद्यार्थी हैं, इनकी एक फेडरेशन होनी चाहिए, उसके मेंबर होने चाहिए, क्योंकि सीनियर जब उनके साथ किसी भी तरह का हॉस्टल में भी और कॉलेज प्रेमाइसेस में किसी तरह की ज्यादती करते हैं और धमकी भी देते हैं उसके साथ, तो वो भयभीत होते हैं। और उस जो बच्ची ने कहा था, वो डर जो है अपनी बात अपने बगल वाले से भी शेयर करने के लिए नहीं उसकी हिम्मत पड़ती है। तो एक फेडरेशन हर कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले बच्चे हैं इनका होना चाहिए, ताकि एक सामूहिकता बोध आए और वो अपने वो वहां बात सबसे पहले रखें, क्योंकि कोई पुलिस वाला घर में आकर के आपको संरक्षित नहीं कर सकता। कॉलेज में अगर ऐसा होता तो आजादी के 60 वर्षों बाद अपराध खत्म हो गए तो डेफिनेटली ये बात है कि फेडरेशन बननी चाहिए और कहीं ना कहीं यही एक क्रियान्वयन हो सकता है। बात राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, समय की हमारे पास बहुत सीमा है। संक्षेप में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो एक सवाल पूछा गया था, आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर संक्षेप में आप हमें बताएं क्या हो सकता है, हो रहा है। इन्होंने नहीं सवाल पूछा इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने पूछा अगर मैं जाना चाहती हूँ कोर्ट में तो मैं जा सकती हूँ क्या? तो उसका जवाब है नहीं जा सकती है, क्योंकि पहले ही जैसे उन्होंने बोला, जज साहब भी बोलेंगे और पुलिस ऑफिसर भी बोलेगा, प्रोड्यूस द एविडेंस, पहले मुझे एविडेंस दे दीजिए फिर मैं बात करूंगा आपके साथ। ये बोलना आसान है और जब पुलिस पर जाएंगे आप तो वो आपको वहां बोल देंगे कुछ नहीं हुआ जी, आपके साथ कहाँ एविडेंस तो है। इम्प्लीमेंटेशन की मैं आपसे बात कहूं तो इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वही इम्प्लीमेंटेशन है, जबकि इफ देयर इज अ मैकेनिज्म जिस पे एविडेंस क्रिएट किया जाए जी, और वो एविडेंस क्रिएट नहीं होएगा हमारा सोशल चेंज होने से। हमने 2000 साल से सोचते आ रहे हैं चोरी करना मना है, सोशली गलत है, लेकिन होता है। उसका मैकेनिज्म है प्रिवेंशन,
प्रिवेंशन के लिए हम ताला लगाते हैं। राइट। तो इसके लिए भी उस किस्म का कुछ आपको मैकेनिज्म बनाना है, व्हाट आई कॉल अ प्रिवेंशन मैकेनिज्म, कि ताकि ये हो ना। सोच तो बदल देंगे बाद में लोगों की, लेकिन पहले प्रिवेंशन होना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस वक्त है और ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, इनमें सब मैकेनिज्म्स हैं, सभी ये जो हम बहुत बात कर रहे हैं, जो इतना हमने सुना, सभी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आप एक बार पढ़िए, देन यू विल सी सिर्फ वीकनेस कहाँ है कि इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल जी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सपोर्ट देंगे आप 2 पंक्तियों में संक्षेप में? मैं ये कहूंगी कि हमारी सोच, हमें ये लगता है कि ये इंट्रोडक्शन ही तो है, बट कब वो इंट्रोडक्शन क्रॉस कर जाती है लिमिट, वो प्रॉब्लम होता है। कब विक्टिम दूसरे इंसान को लगता है कि ये उसके लिए फन नहीं है। जी। तो रैगिंग का जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि कल्चरल दूसरी एक्टिविटीज जो अंडर किसी की प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मॉनिटर्ड हो, टीम बना दीजिए, 2 सीनियर्स 2 जूनियर, समथिंग ऐसे टीम बना कहीं ना कहीं इनका इशारा जो है वो एक सामूहिक क्रियाओं की तरफ है, और बड़ी सही बात है। कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर इसको अगर हम लेकर चलें तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक प्रतिबंध भी लग सकता है और इसको नियंत्रित किया जा सकता है। रैगिंग के ऊपर बातचीत हो रही है, बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर हमें क्रियान्वित होना पड़ेगा। हम लोगों को जो है वो एक सक्षम होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है, इसके ऊपर हम चर्चा मजीद करेंगे फिर अगले अपने किसी कार्यक्रम में। कैसा लगा आपको ये आज का कार्यक्रम, और क्या आपकी राय है? आपकी राय जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें खत लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं इस पते पर। आपके टीवी सेट पर एड्रेस है मेरी बात, कमरा नंबर 619, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कोपर्निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddmeribaat MERIBAAT@yahoo.in। कहीं ना कहीं अब सारी बात जो है वो हमारे अपने ऊपर आ जाती है, व्यक्तिगत तौर पर आ जाती है। सारी की सारी व्यक्तिगत अगर अब कोशिश हम करें, एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, एक हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, तो शायद हम इसको रोक सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूं अपने तमाम मेहमानों को और हमारे स्टूडेंट्स का। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।